हेलो स्टूडेंट्स, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले पाठ में आज जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं वो टॉपिक है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। बच्चों, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। बच्चों, हमारे पर्यावरण के चारों तरफ कई प्रकार के रोगाणु और एंटीजेंस उपस्थित होते हैं जो कि इस ताक में रहते हैं कि हम कब मानव के शरीर को रोगों से ग्रसित कर दें, मानव के शरीर में आक्रमण कर दें। लेकिन हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस तंत्र के द्वारा हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। अगर प्रतिरक्षा हमारे शरीर को उपलब्ध न होती तो हमारा शरीर सदैव ही रोगों से ग्रसित रहता, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगाणु ज़्यादा कदा प्रवेश कर हमारे शरीर को रोगों से ग्रसित करते रहते। अब चलते हैं कि ये प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। बच्चों, ये प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक प्रतिरक्षा होती है सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी प्रतिरक्षा होती है अर्जित प्रतिरक्षा। सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा या इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी, और अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी? बच्चों, सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो हमें जन्म से ही अपने माता के द्वारा प्रदत्त होती है, माता के द्वारा प्रदान होती है। यह किसी विशेष रोग से हमें इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती, बल्कि सभी प्रकार के रोगों से हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है और सहज रूप से जन्मजात ये हमें उपलब्ध रहती है। जबकि अर्जित प्रतिरक्षा हमें जन्म के पश्चात, जब हमारा उस रोग से सामना होता है, उसके पश्चात हमें ये अर्जित होती है या प्राप्त होती है। अब चलते हैं कि ये सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, कैसे ये कार्य करती है। सहज प्रतिरक्षा पे पहले हम जोर डालते हैं, पहले इसका अध्ययन करते हैं। सहज प्रतिरक्षा, जैसे कि मैंने बताया, ये जन्म से हमें प्रदत्त होती है और ये हमें माता के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा या अपरा के द्वारा गर्भावस्था में ही प्रदान हो जाती है। सहज प्रतिरक्षा हमें हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं या बैरियर हैं, उनके द्वारा प्रदान की जाती है। तो हम देखते हैं कि सहज प्रतिरक्षा के वे कौन से रोग हैं जिनके द्वारा हमें सहज प्रतिरक्षा प्रदान होती है। बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा के वे कौन से रोग हैं, वो कौन सी रुकावट हैं जो हमारे शरीर में हमारे शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती हैं। सबसे पहला रोग है इसका शारीरिक रोग या फिजिकल बैरियर। शारीरिक रोग या फिजिकल बैरियर में हमारी त्वचा का रोग आता है सामने। जो हमारी स्किन है, जो त्वचा है, वो सबसे बड़ा बैरियर है रोगाणु को अंदर प्रवेश करने से। हमारी त्वचा के द्वारा कई प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यह एक प्रकार का शारीरिक रोग है।
इसी प्रकार से जो हमारा जो म्यूकस का स्तर होता है या श्लेष्मा आवरण जो होता है, हमारे अंगों में जो श्लेष्मा या म्यूकस का जो आवरण पाया जाता है, म्यूकस जो कोटिंग पाई जाती है, यह भी कई प्रकार के रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती है, रोध का कार्य करती है। इसलिए इसको भी, श्लेष्मा आवरण को भी हम एक प्रकार का शारीरिक रोध मान सकते हैं। दूसरा जो रोध है वो है आपका कारिकीय रोध। या फिजियोलॉजिकल बैरियर। हमारे शरीर की फिजियोलॉजी में या कारिकी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कई प्रकार के रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, जैसे कि हमारे आंसू, हमारी लार, हमारी श्लेष्मा व हमारे शरीर के आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल। तो ये पदार्थ हैं। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि कीटाणुनाशक होता है। लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि कीटाणुनाशक होता है। म्यूकस या श्लेष्मा कई प्रकार के रोगाणुओं को रोकने का, उनको मारने का कार्य करता है। ये श्लेष्मा हमारे श्वसन तंत्र का हो सकता है, हमारे जनन तंत्र का हो सकता है। इसी तरह अम्ल, आप जानते हैं हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि सभी प्रकार के कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। ये दो रोध आपने पढ़े। तीसरा रोध अब देखते हैं। तीसरा रोध कोशिकीय रोध होता है जो कि कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बनता है। कोशिकीय रोध या सेलुलर बैरियर। कोशिकीय रोध में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं आती हैं और ये कोशिकाएं होती हैं WBC से संबंधित, यानी हमारी जो ब्लड श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनके द्वारा जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा ये कोशिकीय रोध हमें प्रदान होता है। इसमें आपकी जो है मैक्रोफेजेज आती हैं, मैक्रोफेजेज आती हैं, लिम्फोसाइट्स या लसिकाणु आते हैं, इस तरह की कोशिकाएं मोनोसाइट्स। तो ये हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, हमारी भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो कि इन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये कोशिकीय रोध के विभिन्न प्रकार हैं जो कि मुख्यतः WBC के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चौथा जो रोध है सहज प्रतिरक्षा का, वो विशिष्ट प्रकार का रोध है, बहुत ही उन्नत प्रकार का रोध है। उसको कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन रोध। साइटोकाइन बैरियर। बच्चों साइटोकाइन क्या होता है? साइटोकाइन एक तरह का एक प्रकार का रसायन होता है जो किसी संक्रमित कोशिका में उत्पन्न होता है और संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। यानी ये साइटोकाइन ऐसा केमिकल होता है, ऐसा रसायन होता है जो कि पहले से हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन किसी विशिष्ट रोगाणु के द्वारा जब कोशिका इन्फेक्टेड हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, तो उसके अंदर ये उत्पन्न होता है और फिर उसके बाद, इसके उत्पन्न होने के बाद ये उस कोशिका से निकलकर अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। जैसा कि इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी कोशिकाएं वायरस के द्वारा जो है संक्रमित हो जाती हैं, तो वायरस संक्रमित जो कोशिका होती है मानव की, उसके द्वारा एक साइटोकाइन बनता है। उस साइटोकाइन का नाम है इंटरफेरॉन, INTERFERON। इंटरफेरॉन नाम का एक साइटोकाइन बनता है। ये इंटरफेरॉन जो है फिर बाहर निकलकर अन्य कोशिकाओं को का संक्रमण रोकने का कार्य करता है। तो इससे ये संक्रमण फिर आगे फैलने से रुक जाता है। और ये अक्सर देखा गया है हेपेटाइटिस बी में
हेपेटाइटिस बी आप जानते हैं एक प्रकार के वायरस के द्वारा संक्रमण वाली बीमारी है। तो उसमें ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी से अगर कोई कोशिका संक्रमित होगी तो उसके द्वारा एक इंटरफेरॉन बाहर निकल जाता है जो कि अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाने का कार्य करता है। तो ये हमने देखे सहज प्रतिरक्षा के रोध, और सहज प्रतिरक्षा मैंने बताई थी कि ये ऑलरेडी आपके शरीर में जन्म से ही प्रदत्त होती है, जन्म से ही आपको मिलती है। अब जो दूसरी प्रतिरक्षा थी उस पर हम चलते हैं। दूसरी प्रतिरक्षा थी अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी यह जन्म के पश्चात शरीर को प्रदत्त होती है। ये जन्म से पहले नहीं होती है, शरीर को ये जन्म के पश्चात ही प्रदत्त होती है और वंशानुगत नहीं होती है। वंशानुगत नहीं होती, जबकि सहज प्रतिरक्षा तो वंशानुगत होती है, अर्जित प्रतिरक्षा वंशानुगत नहीं होती है। इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे स्मॉल पॉक्स के प्रति जो हमें प्रतिरक्षा होती है। स्मॉल पॉक्स जो है अगर हमें एक बार हो जाए तो दूसरी बार फिर वो नहीं हो पाता है। ये होती है स्मॉल पॉक्स के प्रति प्रतिरक्षा। अब इसके अर्जित प्रतिरक्षा के हम प्रकार देखते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है निष्क्रिय अर्जित प्रतिरक्षा या इनएक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सक्रिय और निष्क्रिय किस प्रकार से जो है क्लासिफाई की जाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, यह शरीर में रोगाणु के एंटीजन के प्रवेश करने से उत्पन्न होती है। अगर हमारे शरीर में किसी रोगाणु का एंटीजन प्रवेश करता है, एंटीजन क्या होते हैं, रोगाणु के द्वारा छोड़े जाने वाले ऐसे पदार्थ जो जनरली प्रोटीन के रूप में या पॉलीसैकेराइड के रूप में होते हैं, ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है और उन एंटीजन के विरुद्ध वो फिर एंटीबॉडी बनाने लगता है ताकि वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट कर सकें। तो अगर जो है हमारे शरीर में एंटीजन का प्रवेश हो गया है तो उससे जो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय होने लगता है। तो उससे जो हमें प्रतिरक्षा मिलती है उसको हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। इस तरह से जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है कि हमारे शरीर में रोगाणु के एंटीबॉडी के प्रवेश होने से उत्पन्न प्रतिरक्षा हम जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यहां पर आप देखें कि दो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं सक्रिय और निष्क्रिय में, वो है एंटीजन और एंटीबॉडी में। अगर हमारे शरीर में रोगाणु का एंटीजन उपस्थित है उसके द्वारा जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा उपलब्ध हो रही है वो सक्रिय प्रतिरक्षा है, और अगर हमारे शरीर में किसी रोगाणु का एंटीबॉडी उपस्थित है उसके द्वारा जो हमें प्रतिरक्षा उपलब्ध हो रही है उसे हम जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो मोटे तौर पे ये दो अंतर हैं।
और भी अंतर इसके हो सकते हैं, जैसे कि ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये लंबे समय बाद हमें प्राप्त होती है, तुरंत ये प्राप्त नहीं होती है। इस प्रतिरक्षा को प्राप्त करने में समय लगता है, क्योंकि जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी होते हैं उनको बनने में टाइम लगता है। शुरू में जो है उनकी संख्या कम होती है, फिर धीरे 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 हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उन एंटीजन के विरुद्ध तैयार होता है, और जब उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है एंटीबॉडी की, तो फिर धीरे धीरे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा भी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में देर में उत्पन्न होती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत ही हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसका उदाहरण मैं बताता हूं। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है कि आपने जैसे जो है किसी भी आपने जो है आपके शरीर में जो है कोई रोग पहले से उत्पन्न हो गया, या कोई एंटीजन जो है किसी रोग का आपके शरीर में अनायास प्रवेश कर गया, तो उसके द्वारा जो है आपके शरीर में एंटीजन जो आपके शरीर में गया है उसके विरुद्ध आपके शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न होने लगेंगे। पहले उनकी संख्या कम होगी, लेकिन आपके शरीर में एक प्रकार का मेमोरी सिस्टम होता है प्रतिरक्षा तंत्र में। वो मेमोरी सिस्टम उस एंटीजन की मेमोरी को अपने में कैद करके, उसको जो है कैप्चर करके, उसके बाद कई प्रकार के एंटीबॉडी बनाने लगता है धीरे धीरे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध, मीजल्स के विरुद्ध और मम्स के विरुद्ध आपके शरीर को जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। जैसे जो गलसुआ या मम्स का रोग होता है तो बच्चे को एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि दोबारा उसके शरीर में फिर उसके प्रति सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है कि आपके शरीर में उसका एंटीबॉडी प्रवेश कर गया है। जैसे कि आजकल जो कोविड-19 है, तो कोविड-19 के इलाज के लिए एक प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या है कि जिस व्यक्ति को पहले जो है कोविड-19 हुआ था, या जो है कोरोना वायरस का जो है संक्रमण हुआ था, तो उसके शरीर में उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन गए थे। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उसके ब्लड से उसके एंटीबॉडी निकाल देते हैं, उसके प्लाज्मा से, और एंटीबॉडी निकालने के बाद उन एंटीबॉडी को दूसरे संक्रमित जो पॉजिटिव व्यक्ति है उस पर चढ़ाते हैं, तो उससे जो है उसके अंदर जो है एंटीबॉडी प्रवेश करते हैं, और वो एंटीबॉडी फिर उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ये दो प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है, सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में टीकाकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस तरह से एक दो लेक्चर आपको प्रतिरक्षा तंत्र के अभी और पढ़ने हैं, अभी और समझने हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर आज समझ में आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।